जी मुजम्मिल साहब जरा आ जाते हैं, मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। खान साहब ने कहा है कि जी लोग जो है वो टैक्स नहीं देते, मुझे अवाम भी अच्छी नहीं मिली, पहले उनको टीम अच्छी नहीं मिली, देखिए, माजी की हुकूमतें अच्छी नहीं मिली। टैक्स पे बात करते हैं, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैं खबर देख रहा था कि इनके जो दोस्त हैं मुजम्मिल सोहरवर्दी के, बुज़दार सिंह, वो एक और चीफ सेक्रेटरी और एक और आईजी का नाश्ता करने वाले हैं, यानी उनकी छुट्टी होने वाली है। ओए होए, अच्छा ये मुझे नहीं मालूम। तो ये तो देखे ना, ये लगता है कि मुजम्मिल साहब ने उनको कुछ मशवरे दिए होंगे कि बुज़दार साईं तुसी अपना अगला टर्म हाँ, जितना है तो बदल दे उन्होंने चीफ सेक्रेटरी ते हाँ, आईजी सही नु। दसाओ भल के करे सो। जी सोहरवर्दी साहब। हाँ, बुजदार के चीफ सेक्रेटरी कैंडिडेट तो ताहिर खुर्शीद है, और जो अच्छा। प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम थे, उनकी वजह से ही ग्रेड 22 का जो बोर्ड है वो इमरान खान ने सस्पेंड किया और उसको डिले किया है फॉर 6 मंथ्स, क्योंकि रूमी साहब ने सिविल सर्विस की है, उनको पता होगा कि ग्रेड 22 के लिए में प्रमोशन के लिए आपको सेंटर में सर्व करना जरूरी है 6 माह। अगर आप सेंटर में नहीं सर्व करते तो आप 6 माह, तो आप ग्रेड 22 के बोर्ड में कंसिडर नहीं हो सकते। तो ताहिर खुर्शीद साहब ने सेंटर में सर्व नहीं किया हुआ था। तो वैसे तो सब समझते हैं कि उनको किसी सजा के तौर पर पंजाब से निकाला गया है। असल बात यह है कि अगर वो सर्व ना करते तो 22 के लिए कंसिडर ना होते, और सिर्फ उनके लिए बोर्ड डिले किया गया है कि उनके 6 माह पूरे हो जाएं, और जब वो 22 में आ जाएंगे तो वो सीएस पंजाब के कैंडिडेट हैं फॉर साईं उस्मान बुज़दार। और ताहिर खुर्शीद एक पॉलिटिकल प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उन्होंने वाहिद जो ज़िमनी इंतखाब जीता है वो सियालकोट वाला उनके दामाद ने जीत कर दिया है उन्हें, अदरवाइज तो हुकूमत सारे ज़िमनी इंतखाब हार रही थी। और आगे अगर बल्दियाती कराने हैं पंजाब में और सारा कुछ करना है, तो एक ऐसा पॉलिटिकल चीफ सेक्रेटरी उन्हें चाहिए होगा जो डिलीवर कर सके। तो मेरे तो ख्याल में उनके लिए ताहिर खुर्शीद इज़ अ कैंडिडेट, और उसके लिए भी 4-6 माह हैं, और जवाद साहब जो हैं वो तब तक कंटिन्यू करेंगे। जहाँ तक आईजी की बात है, तो आईजी की चेंज पर मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि जो वाक़या मीनार पाकिस्तान का हुआ, उस पर वाक़ई गवर्नर हाउस लाहौर में इमरान खान बहुत नाराज़ थे कि 4 घंटे तक पुलिस नहीं पहुँची, और वो सीसीपीओ लाहौर से भी नाराज़ थे, आईजी से भी नाराज़ थे कि जब 15 पे कॉल हो गई है, तो पुलिस का रिस्पॉन्ड टाइम 4 घंटे कैसे हो सकता है? मतलब आपको एक 15 पे कॉल आई है, एक लड़की ने कहा है मैं बड़ी मुश्किल में हूँ, मेरी इज़्ज़त को खतरा है, मुझे आके बचाएँ, तो क्या पुलिस 4 घंटे बाद पहुँचेगी? बिल्कुल। तो उसके जवाब में जो डीआईजी ऑपरेशंस और जो सबको ट्रांसफर किया गया, प्राइम मिनिस्टर उससे कोई हैप्पी नहीं थे, और उनके ख्याल में बड़े हेड्स को रोल डाउन करना चाहिए था इसके ऊपर। लेकिन बुज़दार ने उस दिन आईजी को भी बचाया और सीसीपीओ को भी बचाया, हालाँकि आईजी साहब सीसीपीओ को चेंज करवाना चाहते थे, क्योंकि दोनों ही 21 में हैं। ठीक है ना? तो उनकी आपस में नहीं बनती, और पंजाब में हमने देखा है सीसीपीओ लाहौर और आईजी की कभी भी नहीं बनी। मतलब जब शहबाज शरीफ दौर में वो थे अमीन वैंस और मुश्ताक सुखेरा, तो दोनों की आपस में नहीं बनती थी। तो इसलिए ये अक्सर देखा गया है, लेकिन मैं उस पर तो नहीं कह सकता, लेकिन मेरा ख्याल है ताहिर खुर्शीद तक शायद सीएस को रोका जाए। जंगल लाहौर का शेर एक ही होता है, यानी कि इन इन शॉर्ट। अच्छा, हुँ। तो ये खान साहब की जरा वीडियो प्ले कीजिए जो उन्होंने अवाम को शिकवा किया है कि अवाम वाह, उनको नहीं अच्छे मिले। जनाब जरा ये वाह। चलाइए वीडियो और इस पे जरा मुख्तसर सी बात करते हैं। टैक्स देते नहीं है लोग, टैक्स देते नहीं है और कहते हैं ये भी खराब है, वो भी खराब है, ये भी बुरा है, वो भी बुरा है। ये ऐसा है कि जन्नत में जाना चाहते हैं लेकिन अच्छे माल नहीं लेके आने। आप जब तक टैक्स नहीं देंगे मुल्क की कैसे दौलत बढ़ेगी? तो हम कैसे आपके लिए फैसिलिटेट करेंगे? तो ये टू वे सिस्टम है। हमने आपकी मदद करनी है, आपकी दौलत में इजाफा हो, आपने हमारी मदद करनी है टैक्स देके ताकि हम इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करें। जी, वाह, तो कमाल। बात तो सही है उनकी, तो लेकिन आप वो वाला बात क्लिप कहाँ भी से तो सही है? चलाएं ना, जब कैसे जो सही है उन्होंने बात? इलेक्शन से पहले कहा था कि मैं आऊंगा तो कितना टैक्स इकट्ठा हो जाएगा, कितने हजार अरब वो कह रहे थे, वो जी, क्लिप क्यों नहीं चला रहे आप? वो वो ईमानदार हुक्मरान को देखकर लोग टैक्स देते हैं। तो 3 हाँ, वो साल में क्यों नहीं ईमानदार चला रहे? वज़ीर-ए-आज़म नहीं आया अभी तक, रूमी किसको भी देखकर लोग टैक्स दें?
आधा ग्लास भरा हुआ दिखा रहे हैं आजकल, देखिए ना, अच्छा। आवाम पे डाल रहे हैं, दूसरी तरफ नहीं दिखा रहे। नहीं नहीं, ये देखिए रजा ये मुझे बताएं हाँ। कि टैक्स देंगे टैक्स के निजाम के तहत, टैक्स के निजाम को दुरुस्त करने के लिए मैं मुल्ला बिरादर को बुलाऊं या मोदी को बुलाऊं? नहीं नहीं, वो ये तो यही किसने ठीक करना था? 6 कितने एफबीआर के 7 चेयरमैन वो बदल चुके हैं, अगर नहीं ठीक। 7 एफबीआर के चेयरमैन बदल चुके हैं, ये 7वां है, 6 बदल चुके हैं ना। नहीं, वो ये एक्टिंग भी था 7वां एक है बीच में, मौजूदा। ना। बल्कि 2 हाँ, थे एक्टिंग। अभी ये जो है वो 7वां है। तो तो ये ठीक करना किसने करना है? ये नवाज शरीफ लंदन से ठीक करेगा? और ये इससे बड़ी जहालत और कोई हो नहीं सकती कि मुल्क का वजीर आजम कहे कि लोग टैक्स नहीं देते। आपको कोई अंदाजा है कि पाकिस्तान का जो टैक्स इकट्ठा होता है उसमें इनडायरेक्ट टैक्स कितना है और डायरेक्ट टैक्स कितना है? हर आदमी जो है वो टैक्स देता है, जो भिखारी है वो भी टैक्स देता है, वो जो चीज खरीदता है उस पर टैक्स लगा हुआ है। इनकम पे तो टैक्स उस तरीके से होता नहीं है, वो इस्लाहात ये करते नहीं है। आप खुद कितना टैक्स देते हैं 200 कनाल के घर में रहने वाले? ये क्या बात कर रहे हैं? जी, मेरे ख्याल से इशू जो है ये आपने अहम इशू आप दोनों ने उठाया है कि भाई जो इसको निज़ाम को ठीक करने की ना सिर्फ ये कि उनकी जिम्मेदारी है, बल्कि इसका उन्होंने बहुत ज्यादा वादे किए थे अपनी, ना सिर्फ इलेक्शन कैंपेन में, अपनी पूरी सियासत में, कि जब ऊपर ईमानदार लोग होते हैं तो फिर लोग टैक्स देना शुरू कर देते हैं। तो वो मफरूजा, तो बहुत सारे मफरूजे तो गलत साबित हो चुके हैं, ये तो हकीकत है। क्योंकि हुआ ये है कि इमरान खान साहब को भी और उनके जो चाहने वाले हैं उनको भी आटे दाल का भाव तो मालूम हो गया है हुकूमत में आकर, कि ये बातें करना आसान होता है, उसको कर दिखाना, उसको उसको अमली जामा पहनाना बहुत मुश्किल है। लेकिन यहाँ पर ये अहम बात जरूर है कि पाकिस्तान के जो पिछले, अगर आप चंद देखिए बजट्स और पॉलिसीज देखिए, कि कई एमनेस्टीज दी गई हैं, मेरे ख्याल से 2 या 3 बार इसी गवर्नमेंट ने दिया। हालांकि जब पहले ये एमनेस्टी होती थी तो उसको वो चोरी और करप्शन से तशबीह देते थे खान साहब, वो कहते थे कि एमनेस्टी के खिलाफ हैं, इनकी पार्टी भी बहुत बोलती थी। फिर बाद में उन्होंने खुद ही एमनेस्टी दी, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये एक तरीका है रेवेन्यू कलेक्ट करने का। मगर यहाँ पे जो मसला ज्यादा डीप नजर आ रहा है, वो आ रहा है कि इनकी अपनी ग्रिप जो है गवर्नेंस के ऊपर, वो नहीं हो पाई। ये बार बार लोगों को बदलना, आपने पंजाब की बात की कि आईजी को और चीफ सेक्रेटरी को फिर से इस वजह से बदला जाएगा, उस वजह से बदला जाएगा, और यहाँ पर चेयरमैन एफबीआर का जिक्र हुआ। तो बात ये है कि ये देखिए, एमनेस्टी स्कीम दी गई थी 2019 30 जून को तक के, और ये तो पहली थी, और भी इसके अलावा बहुत सारी स्कीम्स आई हैं। तो फिर बात ये है कि या तो खान साहब भूल गए हैं, या ये कि कसदन जो है वो अपना बयानिया चला रहे हैं अब आगे, कि जी देखो मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, मैं बड़ा ईमानदार हूँ। उन्होंने कहा ना अमाल असल अच्छे बात नहीं वो हुए। है रजा जो आपने की कि मुझे अवाम भी अच्छी नहीं मिली। जी, अवाम ने अच्छी मिली, तो अवाम को अच्छी अच्छी नहीं मिली, तो उस अवाम के साथ एक और जो जिसे कहते हैं ना हैंड, ये हो गया है कि एलएनजी की कीमतें जो हैं वो भी इस वक्त महंगी तरीन एलएनजी जो है वो बेची जा रही है। मतलब ये कल शाहजेब खानजादा ने अपने प्रोग्राम में जो है इंकशाफ किया कि सिर्फ 3 माह में कौमी खजाने को 50 करोड़ डॉलर यानी कि 83 अरब रुपए का नुकसान हुआ, और हुकूमत ने मार्केट वैल्यू से 30% महंगी एलएनजी खरीदी। और लेकिन कौमी एहतसाब ब्यूरो ने जुम्मे को 5 साल पहले कतर से 13.3% के मायदे पर 2 साबिक सेक्रेटरी पेट्रोलियम, पीएसओ, एसएसजी और एसएनजीपीएल के साबिक एमडीज को तलबी के नोटिस जारी कर दिए, और यहाँ पर जो है वो महंगी एलएनजी हो रही है। ये इसके ऊपर हमने पहले भी 2-3 बार गुफ्तगू की है। यहाँ पर जो बहुत बात खुर्रम हुसैन साहब से हमारी बात हुई थी, उन्होंने लिखा भी है, इसमें बहुत एक जो जोर जो बहुत बड़ा फैक्टर है वो इनकॉम्पिटेंस का है, यानी कि ताखीर बार बार की गई, प्लानिंग नहीं की गई बर वक्त जो है, और जाहिर बात है उसमें फिर कुछ और लॉबीज भी होती हैं। जी सुनील साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि जो नाअहली है वो है,
लेकिन नाअहली से जो नुकसान मुल्क को होता है उसकी जिम्मेदारी किस पे है? वो जो कहते हैं ना, द बक स्टॉप्स एट द डोर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। और फिर सिर्फ ये बात नहीं है, ये मुतअद्दिद बार जो है ये बात रिपोर्ट हो चुकी है कि जब महंगी एलएनजी आ रही थी या एलएनजी गैस की शॉर्टेज थी, तो उस वक्त इन्होंने फर्नेस ऑयल से बिजली बनाई जी, और उन लोगों की चांदी हो गई जो कि फर्नेस ऑयल से बिजली बनाते थे। तो ये अगर करप्शन नहीं है तो क्या है? अवाम का जो नुकसान है वो तो है ही है। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल देखिए, ऐसी बात। पाकिस्तान के आइन को पढ़ लें, पाकिस्तान के आइन में नालायकी और नाअहली की कोई सजा कहीं नहीं लिखी हुई है और उसको इम्यूनिटी हासिल है। अगर हमारे आइन बनाने वालों को ये ख्याल नहीं था कि कभी कोई इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट भी आ सकती है और कभी कोई नालायक भी आ सकता है, लिहाजा उसकी भी कोई सजा होनी चाहिए। जब आइन लिखा जा रहा था तो ये बात नहीं सोची जा सकी कि इतनी नाअहल हुकूमत भी कोई आ सकती है, लिहाजा करप्शन की सजा है, मैल प्रैक्टिस इख्तियारात से तजावुज़ की सजा है, लेकिन नालायकी और नाअहली की कोई सजा नहीं है। आप आइन पूरा पढ़ लें, उसमें कहीं नाअहली और नालायकी की सजा नहीं। उसका उसका मुजम्मिल ये भी बता दें कि नाअहल हुकूमत जो है उसको बिठाने वाले जो है उनके लिए भी कोई आइन में लिखा है कि नहीं लिखा? पता नहीं उनको वोट डालने वालों के बारे में भी सजा हो, लेकिन उनके लिए कोई सजा नहीं है और उनके लाने वालों के लिए सजा हो वो मुझे नहीं पता, उनके लिए कोई सजा नहीं। देखें, काम करने की सजा है, काम ना करने की कोई सजा नहीं। आप ना काम करें, इसमें कोई इसकी कोई सजा नहीं। जैसे आजकल ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं कि फाइल साइन करेंगे तो सजा होगी ना। अगर फाइल को 2 साल में टेबल पे रखे रखूं और साइन ना करूं तो इसकी तो कोई सजा नहीं है कि मैंने डिस्पोजल नहीं की फाइल की या कहीं लिखा नहीं हुआ। जैसे कि कानून आई अदालतों में फैसला ना करने की कोई सजा नहीं है, तारीख डालने की कोई सजा नहीं है, तो इसी तरह फाइल पे दस्तखत करने की कोई सजा नहीं है, काम ना फाइलों करने की कोई सजा नहीं है। तो ये फाइलों आइन वाले जब ये फाइलों जब वाले आइन लिख मामले फाइलों वाले जी मामलात को रजा बेहतर समझते हैं, वो जो बाबू हजार बंदी हुई फाइलें खोलना बंद करना। जी, बंद देखिए नहीं, करना फाइलों देखिए, तो देखिए वो बात आपकी, वो तो ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी तो हर जगह, ये जो आपने अदालतों का जिक्र किया, पब्लिक सेक्टर का जिक्र किया, ये तो एक वबा है। मगर सोरवरी साहब, ऐसी बात नहीं है। आइन की स्कीम में अवाम जो हैं वो जज हैं। अगर शफाफ इलेक्शन हो तो फिर अवाम वो कारकर्दगी देखकर हुक्मरानों को निकाल सकते हैं, दोबारा इलेक्ट कर सकते हैं। मसला ये है कि आपके जो दोस्त हैं पीटीआई वाले, वो तो अगले इंतखाबात की भी तैयारी कर रही हैं। अब इलेक्शन, वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की मशीनें तैयार हो रही हैं। अब वो तरह तरह की जो जो है और तरीके ढूंढे जा रहे हैं। कल हमने इसके ऊपर बात भी की थी थोड़ी बहुत। एक तो ये है। दूसरा, मैं समझता हूँ कि एक आइन की जो चीज जिसको बड़ा इग्नोर किया जाता है, वो प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी, जिसको कि इंसर्ट किया गया था एक पूरे चैप्टर को, जिसमें कि हुकूमतें पाबंद हैं अवाम को सहूलियात मुहैया करने में, उनकी सेहत, तालीम, रोजगार, इस तरह के मामलात पर, और उसकी एक सालाना रिपोर्ट पार्लियामेंट को पेश करनी जो है वो मैंडेटरी है। लेकिन ना तो वो पेश होती है बर वक्त, ना उसमें कोई बात होती है, ना अपोजिशन उसका तकाजा करती है। अब मसला इधर ये भी है कि ये जो आप नाअहली का जिक्र करें, मैं थोड़ा सा इसमें आप दोनों से माजरत के साथ ये जरूर ऐड करूंगा कि इसमें अपोजिशन की नाअहली भी नुमाया है। वो अपोजिशन जिसको के जो कि इधर लेफ्ट से राइट, दाएं बाएं डीलें ढूंढ रही है कि यहाँ से ये मुझे डील मिल जाए, मुझसे फलाना बात कर ले, मुझे कोई इंश्योरेंस दे दे, मुझे कोई अगले इलेक्शन की जमानत मिल जाए। तो वहां फिर ऐसा ही होता है। जहां पे मीडिया का भी आपने हाल ये देख लिया है कि मीडिया के ऊपर भी अनफॉर्चुनेटली तामीरी बात, हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया की मैं बात कर रहा हूँ, वहां भी ये तामीरी बात नहीं होती। वहां भी सेंसेशन होती है या सेंसरशिप का डंका बजता है। तो ये अब हम इस सूरत से दो चार हैं। और एक सुप्रीम कोर्ट का इदारा था जो कि वैसे तो बड़े सुओ मोटो नोटिस ले लेते हैं हर चीज के ऊपर। मतलब अतीका उडो की शराब की बोतल का केस मेरे ख्याल से 12 साल बाद कि 13 साल बाद वो डिस्पोज हुआ है। अभी चंद ही रोज पहले मैं देख रहा था कि वो बाहर से आई थी और वो मुबैना तौर पे एक वाइन की बोतल निकली थी या एक के दो बोतलें। तो 12 साल लगे उस केस को।
और उसके ऊपर बड़ा नोटिस भी हुआ, बड़ा चर्चा भी हुआ। लेकिन जहाँ पे ऐसे LNG जैसे मामलात हों, टैक्सेस जैसे मामलात हों, अवाम के रोजमर्रा की बात हो, वहां सुप्रीम कोर्ट भी खामोश रहती है। तो चलते चलते मैं ये भी बात कर दूं कि आज फहद हुसैन साहब ने कॉलम लिखा है, बड़ा अहम है कि भाई बिलावल भुट्टो जरदारी जो है, वक्त तो नहीं था, मैंने कहा चलिए अब आप दोनों की मौजूदगी का फायदा उठाते हैं और फहद की बातें तो अच्छी इंसाइटफुल होती हैं। तो फहद ने लिखा है कि उनके पास वक्त तो बहुत है, बिलावल के पास टाइम इज ऑन हिज साइड, लेकिन क्या वो अपनी पार्टी को रीऑर्गेनाइज करके और वो दोबारा से उसको पावर में लाने की कैपेसिटी रखते हैं या नहीं। तो ये बेसिकली एक आजकल बड़ी एक ये अहम बात इसलिए हो जाती है क्योंकि आप सबको मालूम है कि इस वक्त ऑप्शंस जो हैं वो कम हैं, ऑप्शंस की तलाश है मुख्तलिफ हलकों को। एक ही ऑप्शन है खान खान साहब वाहिद फिलहाल। तो बिलावल शायद एक दूसरी ऑप्शन के तौर पर, उनको मीडिया में जो बातें होती हैं, मैं तो उसी से कह रहा हूँ, मेरे पास कोई ज़ाती इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन हाँ अलबत्ता ये ज़रूर है कि बिलावल जो हैं वो अच्छी गुड बुक्स में हैं और वैसे भी वो नौजवान हैं, तरक्की पसंद, रोशन ख्याल, नजरियात रखते हैं, पाकिस्तान को अच्छी डायरेक्शन दे सकते हैं। तो मैं आप दोनों का इसके ऊपर कमेंट लूंगा, अगर आपने कॉलम नहीं देखा तो उसके मुंदरजात मैं दोहरा देता हूँ। और वो बेसिकली यही है कि भाई बिलावल की जो मुस्तकबिल की सियासत है उसके क्या क्या रुख होगा और क्या ऐसी चीजें होंगी कि जिससे वो दोबारा से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिवाइव कर सकेंगे और उसको एक इलेक्टोरल कुवत बना सकेंगे। जी, आपसे आगाज करता हूं सोरवर्दी साहब, चूंकि आप इस टॉपिक के ऊपर पहले भी बातें कर चुके हैं, खरी खरी भी और तो जरा बताइए। देखिए, बिलावल आज मुल्तान है, ठीक है ना? जब मैं और आप गुफ्तगू कर रहे हैं तो वो मुल्तान लैंड कर चुके हैं। पीपल्स पार्टी की होप है कि सेंट्रल पंजाब पे तो उन्हें इतनी ज़्यादा होप नहीं है, लेकिन जनूबी पंजाब पे उनको काफ़ी होप है। और उन्होंने सीरियस एफर्ट्स भी किए हैं जहांगीर तरीन के साथ बात करने की कि जनूबी पंजाब के जो नाराज़ एमपीएस हैं पीटीआई के, वो किसी न किसी तरह पीपल्स पार्टी में आ जाएँ। अगर वहाँ से उनको प्रेज़ेंस मिल जाती है, सिंध रिटेन रह जाता है, कुछ थोड़ा बलूचिस्तान और केपी से हो जाता है, तो उनका ख़्याल है कि वो पार्लिमानी अददी अक्सरियत में पीएमएलएन को मैच कर सकें या उनसे ऊपर आ सकें और फिर देखेंगे कि सेंट्रल पंजाब से कायरा, राजा परवेज़ अशरफ और ये जो लोग अपनी सीटें निकाल पाते हैं वो कर लें। मंजूर भट्टू साहब भी मिले थे आसिफ जरदारी साहब को, लेकिन चूँकि उनके बच्चे इस वक़्त पीटीआई में हैं, लेकिन उन्होंने बाद में कहा मैं शामिल होने के लिए नहीं मिला। तो मेरा ख़्याल है पंजाब पे बहुत सीरियसली पीपल्स पार्टी काम कर रही है। अगर पीपल्स पार्टी को ये पता है कि अगर उसने मरकज़ की किसी भी गेम में आना है तो पंजाब को माइनस करके तो नहीं आ सकते। अब वो पंजाब में भी जनूबी पंजाब तो सिर्फ 33% है, 66% तो सेंट्रल और अपर पंजाब है। उस 33% में से भी वो कितना शेयर ले सकते हैं, ये एक सवाल है। उसमें पीटीआई के पास अभी सारे विनिंग हॉर्सेस जो हैं वो पीटीआई के पास हैं, क्योंकि पिछली दफ़ा बहुत जनूबी पंजाब महाज बनाकर उन सबको इकट्ठा करके पीटीआई को तोहफ़े के तौर पे दिए गए थे। इसीलिए उन्होंने हुकूमत बनाई, लेकिन सेंट्रल पंजाब भी जीता पीटीआई ने साथ। ऐसा नहीं है कि उन्होंने बगैर सेंट्रल पंजाब के पंजाब में हुकूमत बना ली हो। तो मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी के लिए अभी बहुत टफ है। जनूबी पंजाब में उनको क्या अगर तो जहांगीर तरीन ग्रुप पूरा टूट के उनके पास आ जाए, वो 25-30 एमपीए तो 8-10 एमएनए, तो फिर तो हम कहेंगे कि बड़ा ब्रेक थ्रू है, लेकिन तरीन साहब भी उनके साथ जाने से हिचकिचा रहे हैं और जो उनका ग्रुप है, वो चाहता है कि पीएमएलएन के साथ उनकी एडजस्टमेंट की जाए या वो आज़ाद लड़ें नून के साथ कोई सीट एडजस्टमेंट के साथ। और जो हमने देखा है इस वक़्त तरीन ग्रुप के लोगों को डराया, धमकाया और तरीन से अलग करने की कोशिश की जा रही है, जिनमें नज़ीर चौहान साहब की शहजाद अकबर से माफ़ी मंगवाई गई है गवर्नर हाउस लाहौर में और उन्होंने लिटरली हाथ जोड़ के माफ़ी माँगी है। फिर खुर्रम नगारी पर एक खातून के हरासमेंट का केस है। बाकी लोगों को भी किया जा रहा है कि वो वापस आ जाएँ और फ़याज़ुल हसन चौहान पंजाब में इस प्रोजेक्ट के इंचार्ज हैं कि उन्होंने तरीन ग्रुप को तोड़ के वापस लाना है। जो नहीं आता जैसे ओन चौधरी वगैरह, ये वो उनको उनके लिए और हिसाब-किताब है। लेकिन आगे क्या होगा ये अभी इट्स टू अर्ली। बिलावल ने अगर कोई भी राइड लेनी है एट द नेशनल लेवल तो वो विदाउट पंजाब नहीं हो सकती।
और पंजाब में पीछे जरदारी साहब भी को 15 दिन रह कर गए थे और काफ़ी लोगों से मुलाकातें भी हुई थी, लेकिन इन दी एंड जो इवैल्यूएट हुआ था, वो ये हुआ था कि कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं था। अब बिलावल भी पंजाब आए हैं, मुल्तान आए हैं, कोई आज 2 छोटे-छोटे लोग उनमें शामिल भी हुए हैं, काफ के और पीटीआई के, लेकिन जब तक कोई बड़े नाम साथ नहीं आएँगे, तब तक हम जो है बेशक टाइम इज़ ऑन द बिलावल साइड। असल बात तो ये है कि विनिंग हॉर्सेस जब तक उन्हें जॉइन नहीं करेंगे पंजाब से, तब तक उनके लिए रास्ता नहीं बनेगा। जी, सोलंकी साहब आपका व्यू, और फिर मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ बाद में। जी, सोलंकी साहब। देखें, मैं मुज़म्मिल का जो तज़िया है पंजाब से मुतल्लिक और जो मालूमात है उनकी, उसकी सेहत से इत्तेफ़ाक करता हूँ, तो उनका तज़िया ठीक है। बुनियादी जो बात है वो ये है कि अ, सिंध में जो हुकूमत है उसकी गवर्नेंस को बेहतर करना होगा। कराची के अंदर जो है वो उनको अपनी जो सूरत-ए-हाल है, प्रेज़ेंस है, उसको बेहतर करना होगा। जो खराब एक इम्प्रेशन बना हुआ है कराची के हवाले से, उसको ठीक करना होगा। बाकी वो हुकूमत पहले भी मिली है और आइंदा भी मिल सकती है। असल बात ये नहीं है। असल बात ये है कि वो हुकूमत आपको किन शराइत पे मिलती है और उसमें अवाम आपके पीछे कितने खड़े हैं, आपने अपनी पार्टी को कितना मुनज़्ज़म किया है। वरना लोग लाए जाते हैं, निकाले जाते हैं, और उसके बाद फिर पीछे देखते हैं तो कोई नहीं होता। जी, बड़ी पते की बातें आप दोनों ने कही। मैं थोड़ा-सा ये इज़ाफ़ा करूँगा, कुछ बातें तो आपने ऑलरेडी कह दी हैं, इसलिए माज़रत चाहता हूँ अगर मैं दोहराऊँगा। मेरे ख़्याल से फ़हद ने बहुत अच्छा किया है कि ये कॉलम उन्होंने लिखा है कि इसके बरक्स जो हमारे यहाँ अक्सर लिखा जाता है कि जी डील हो रही है, कि कोई कोई हो गई है या हो जाएगी या बी टीम है। तो इस तरह के तो लायानी तज्ज़िये तो होते रहते हैं। असल बात जो है वो ये है कि बिल्कुल उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो सरदारी के पास वक़्त है, इस वक़्त नौजवान हैं, उनकी वो मुल्क को एक सियासी डायरेक्शन दे सकते हैं जो कि इस वक़्त बाकी ख़ुसूसन पीटीआई नहीं दे सकी, क्योंकि पीटीआई उसको दाएँ बाजू की तरफ एक अजीब-ओ-गरीब जो है सोच की तरफ धकेल चुकी है नौजवानों को। इसलिए हमें ज़रूरत है कि बिल्कुल बिलावल जैसे लीडर्स जो हैं, नौजवान, वो आगे बढ़कर पाकिस्तान की यूथ को मुनज़्ज़म करें। इसके लिए क्या करना होगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बिलावल साहब को खुद इसके बारे में आई एम श्योर इल्म होगा, वो तारीख से भी अच्छी तरह आशना हैं। उनकी अपनी वालिदा साहिबा की तो सियासत वो देख चुके हैं, अपने नाना की भी देख चुके हैं। तो उससे 3 सबक बड़े मिलते हैं। सबसे पहला जो है वो तो है मंशूर, आप किस चीज़ के लिए खड़े हैं? आप किस चीज़ के लिए सियासत में आए हैं? भुट्टो साहब किसके लिए आए? रोटी, कपड़ा, मकान, उस वक़्त की गुर्बत, उस वक़्त की गैर मुनसिफाना तक़सीम के खिलाफ वो खड़े होकर उन्होंने एक स्टैंड लिया, लोगों ने उनको सराहा, वोट दिए, उनकी खातिर जानें दी, आज तक उनका नाम बाकी है। आज की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किन नज़रियात, किन उसूलों के लिए खड़ी है, उसके लिए पार्टी प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है। 1970 का पार्टी प्रोग्राम जो है वो जनरेशन बदल चुकी है, वो अब इर्रेलेवेंट हो गया है, क्योंकि उसकी वजह है कि पंजाब में और पाकिस्तान के दीगर हिस्सों में, केपी में, हत्ता कि सिंध में एक मिडिल क्लास वजूद में आ चुकी है। उस मिडिल क्लास की तवक्कुआत और हैं, तो इसलिए उनसे बात करनी होगी, सिर्फ अपने जैलों से नहीं। जो उनके नाकिदीन हैं, जो दूसरे लोग हैं, उनकी भी बात सुनकर उनको एक पार्टी का मंशूर ऐसा मुरत्तब करना होगा जो कि आज के पाकिस्तान 2021 के पाकिस्तान से मुंसलिक हो। पहली तो ये बात है। दूसरी जिसका जिक्र सोलंकी साहब ने किया, इशारा दिया, वो तंजीम साजी का। भुट्टो साहब ने अपनी पार्टी को बड़ी जल्दी उजलत में कैडर्स, लेकिन उन्होंने उसको दे दिया, वो बाद में नहीं उसके ऊपर तवज्जो दे सके। और बेनजीर भुट्टो साहिबा की ने तो बहुत उसको जो है एग्जाइल में होते हुए, जेलों में होते हुए अपनी पार्टी की जो मशीनरी थी, उसको जो भी नामसायद हालात के बावजूद उसको बरकरार रखा। आज की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक बहुत बड़ा जो कमजोरी है वो ये है कि आपको ये नहीं पता लगता कि सूबे में कौन है उनका सरबराह। तो पहले भट्टू साहब थे, वो बदलते रहते हैं। आपको पार्टी की सूबाई और डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर आपको मुनज़्ज़म करना होगा। पंजाब में 36 जिले अजला हैं। ऑल बिलावल साहब नीड्स इज कि वो 2-2 दिन, 3-3 दिन हर जिले में गुजारें।
पुराने वर्कर्स को निकालें, उनकी तंजीम साजी करें और देखें कि वो लोग क्या सोच रहे हैं, उनके बच्चे क्या सोच रहे हैं, उनके पोते क्या सोच रहे हैं और उसके मुताबिक उनको मुतहरिक करें और उनको एक डायरेक्शन दें। और तीसरी सबसे अहम ये बात है कि वो इस वक्त अवामी मूड को समझें। अवामी मूड जो है इस वक्त वो एंटी इमरान खान हो या ना हो, उस पे बहुत स्पेकुलेशन होती है, लेकिन अवामी मूड ये है कि पाकिस्तान में जो स्ट्रक्चरल या जो बड़े मसाइल हैं सिविल सुप्रीमेसी के हवाले से, लोगों में बहुत हद तक वो शऊर पिछले 10 से 12 साल में बढ़ा है। सोशल मीडिया की एक्सपेंशन से वो और भी बढ़ा है। हम ग्लोबलाइज्ड अहद में रहते हैं। लोग जो ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं, उसको भी सिविलियन सुप्रीमेसी का मतलब पता लग जाता है। यही वजह है कि आज नवाज शरीफ की पार्टी जो है, जो कि दाएं बाजू की पार्टी होती थी, आज वो पंजाब में, बस्ती पंजाब में कहीं आ गया है, क्योंकि वहाँ की जो मिडिल क्लास और वहाँ के जो तबकात हैं, उनकी वो नुमाइंदा बनकर अपनी पावर शेयर में अपना हिस्सा मांग रही है। अगर बिलावल साहब जो हैं वो सीरियस हैं इस मामले में, तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत अच्छी बात है। फहद के मशवरे बहुत काबिल कदर हैं और हमारे भी वो सुने और नाराज ना हो इस बात पे कि हम अगर ये बातें उन्हें कह रहे हैं। हम सिर्फ उनकी हम वो कह रहे हैं क्योंकि हमारा काम है तज्जिया कारी। हमारा काम ना कि एक पार्टी को ऊपर करना, ना नीचे करना। हम कोई वो गैलप पोल तो है नहीं या IRI का पोल तो है नहीं कि हम ये बताएं कि कौन आगे कौन पीछे है। हम तो वो कहते हैं जो हमें दिखाई देता है। तो इसके साथ ही नाजरीन, आपसे इजाजत। सोलंकी साहब बहुत शुक्रिया, और सोहरवर्दी साहब का भी शुक्रिया, डॉक्टर आयशा का भी, रिफतुल्लाह औरकज़ई का भी। और इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी सोमवार की शब। मुर्तज़ा सोलंकी साहब और मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। खुदा हाफिज।